हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन लिटरेचर के यूनिट 1 के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। अब एक पूरी सीरीज आएगी जिसमें आपको विक्टोरियन लिटरेचर के हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इसमें हम शार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखा गया जेन आयरे को डिस्कस करेंगे। ये नॉवल अपने आप में बहुत खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? और उससे पहले मैं एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर जॉइन करें, जहाँ पर आपको वीडियोज़ के सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करी जाती है, ठीक है? तो इस नॉवल से, इस यूनिट से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जेन आयरे को रेड रूम में बंद क्यों किया गया था? अगर आपने ये पूरी नॉवल पढ़ी होगी, स्टोरी पता होगी आपको समरी, तो उसमें आपको पता होगा कि जब जेन आयरे जो होती है, वो अपने कज़न से फाइट कर रही होती है, मतलब उसका कज़न ना जेन आयरे से फाइट कर रहा होता है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती है, फिर वो जब अपने बचाव के लिए अपने बचाव के लिए जब वो उल्टा अपने कज़न से फाइट करती है, तो उसकी जो वो आंट आंट होती है, वो आके देखती है और जबकि गलती किसकी होती है, उसके कज़न की होती है। उसके बावजूद जो जेन आयरे है, उसको ना पनिशमेंट के तौर पर उसके कज़न को ना पनिश करके जेन आयरे को पनिश कर देती है और उसको एक एज़ अ पनिशमेंट, एज़ अ आइसोलेशन उसको रेड रूम में बंद कर देती है, ठीक है? और रही बात रेड रूम की, तो रेड रूम क्या था कि रेड रूम ना एक रूम था जेन आयरे के आंट के घर में, जहाँ पर ना जेन आयरे के जो अंकल थे, वो उनकी ना डेथ हुई थी। तो उस वजह से वो रेड रूम ना थोड़ा-सा हॉन्टेड आप कह सकते हैं, उसको लगता था जेन आयरे को। और उस टाइम में जब वो बच्ची थी, तो उसको उस रूम में बंद कर दिया गया था। उसको लाइक बहुत ज़्यादा फ़ीवर वगैरह भी हो गया था, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसके बावजूद उस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था बिकॉज़ उसको ऐसा लग रहा था ना कि जब उसको उस रूम में शट डाउन किया गया था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके अंकल की जो आत्मा है, वो उसको परेशान कर रही है। ठीक है? वो वहीं वहीं पे है आस-पास उनके अंकल की, तो वो उस चीज़ से ना डर रही थी। इसकी वज़ह से उसको बहुत ज़्यादा अ, बुखार भी आ गया था, ठीक है? सो द रेड रूम इज़ सिम्बॉलिक ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कन्फाइनमेंट एज़ वेल एज़ द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ जेन्स अर्ली लाइफ, ठीक है? उनकी अर्ली लाइफ की, ठीक है? Jane is confined to the Red Room after standing up for herself against her cousins John Reed's bullying। जो जॉन रीड था वो बुली कर रहा था जेन आयरे को बहुत बुरी तरह से। फिर जब वो अपने लिए स्टैंड अप करती है तो उसके अगेंस्ट उस चीज को लेकर उसकी आंट जो होती है उसको एज अ पनिशमेंट वहां पे बंद कर देती है, ठीक है? आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ डज शार्लोट ब्रॉन्टे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ द गॉथिक ट्रेडिशन इन द नॉवेल जेन आयरे? तो गॉथिक ट्रेडिशंस के नॉवेल में ना आप ये देखेंगे बेसिकली गॉथिक ट्रेडिशन में कि कुछ ना आपको वहाँ पे चीजें होंगी ना जो हिडन होंगी और कुछ चीजें मिस्टीरियस होती हैं, वहाँ पे मिस्टीरियस टाइप की होती हैं। कई ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कई मतलब पूरा नॉवल खत्म हो रहा है, कोई ऐसा क्लाइमेक्स आया, फिर वहाँ पे ना एक छुपी हुई बात, हिडन बात सामने आ रही है, कोई मिस्टीरियस घोस्टेड हाउस हो गया वहाँ पे, है ना? ये सारी चीज़ें तो वो गॉथिक ट्रेडिशन के अंतर तहत आती है, ठीक है? तो शार्लोट ब्रोंटे स्किलफुली इनकॉर्पोरेट्स गॉथिक एलिमेंट्स इनटू जेन आयरे, ठीक है? एडिंग अ लेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस ऑन द स्टोरी। एक तरीके से मिस्ट्री और सस्पेंस की तरह ये एलिमेंट जो है यहाँ पे काम कर रहा है। वन नोटेबल एस्पेक्ट इज थ्रॉनफिल्ड हॉल। अगर हम फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो थ्रॉनफिल्ड हॉल था, जहाँ पे मिस्टर रोचेस्टर्स मैंशन विच एम्बॉडीज द गॉथिक ट्रेडिशन, जो कि जहाँ पे रोचेस्टर्स थी ना, रोचेस्टर का जो थ्रॉनफिल्ड हॉल था वो उसको बहुत एक एज अ गॉथिक ट्रेडिशन यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है? द इम्पोजिंग ओल्ड बिल्डिंग विद हिडन पैसेज एंड मिस्टीरियस नॉइज क्रिएट्स एन एरे एटमॉस्फेयर। बहुत ही भयानक जिसको कहते हैं हम, वो वाला एटमॉस्फेयर जो है ये थ्रॉनफिल्ड हॉल जो है क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गॉथिक एलिमेंट की तरह इसको बताया जा सकता है। और नेक्स्ट एज अ बर्था मैशन जो है मिस्टर रॉचेस्टर की फर्स्ट वाइफ। जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर रॉचेस्टर जो है अ, अ,
जो जेन से उसको छुपा के रखते हैं, फिर बाद में जेन को पता चलता है कि बर्था मैसन जो है रोचेस्टर की फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है? तो बर्था मैसन जो है ना, उसको भी एज़ अ गॉथिक एलिमेंट की तरह यहाँ पे दिखाया गया है बिकॉज़ उसको थोड़ा-सा बताया गया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो थोड़ी लाइक साइकोलॉजिकली थोड़ा-सा ज़्यादा वो अटैक कर देती है किसी के ऊपर भी और उसके ना बिहेवियर सही नहीं है, इस वज़ह से उसको जो है उस रूम में बंद कर दिया गया है, ठीक है? तो ये एलिमेंट भी जो है यहाँ पे गॉथिक एलिमेंट की तरह दिखाता है, ठीक है? So Bertha mysterious and unsettling behavior aligns with the Gothic tradition of featuring in enigmatic and haunting characters. जो कैरेक्टर बहुत तरह के एकदम हॉन्टेड कैरेक्टर नहीं होता जैसे भूतिया कैरेक्टर्स होते हैं इस तरीके से इसको दिखाया गया है, तो इस वजह से इन चीजों को यहाँ पे गॉथिक एलिमेंट्स की तरह बताया गया है और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं द थीम ऑफ मैडनेस एंड कॉन्फिडमेंट फर्दर इनहांसेस द गॉथिक एलिमेंट्स जो थीम यहाँ पे मैडनेस का दिखाया गया है बर्था मैसन के टूवर्ड्स and Bertha's imprisonment in the attic symbolizes the confinement of dark secret and societal constraint. This theme of confinement extended to Jane's experience, such as her time at Lowood schools, emphasizing the apprehensive nature of her early life. उनके early life के emphasize कर रहा है यहाँ पे ठीक है. So the use of symbolism एरी सेटिंग मतलब यहाँ पे सिम्बोलाइज़ जिस तरीके से चीज़ों को किया गया है, बहुत ही भयानक सेटिंग करी गई है, ठीक है? और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जैसे कि बर्था मैसन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट करती हैं एज़ अ गॉथिक एटमॉस्फेयर इन जेन एरे नॉवल, ठीक है? तो ब्रोंटे मास्टरफुली ब्लेंड्स दीज़ एलिमेंट्स विद द नॉवेल्स रोमांस एंड सोशली commentaries, creating a rich and engaging narrative that captivates readers and adds layer of intrigue टू जेन्स जर्नी ठीक है जो जेन्स की जर्नी में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरव्यू क्रिएट करती है ठीक है तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसके टुवर्ड्स आप बता सकते हैं कि इन चीजों के बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गॉथिक एलिमेंट्स का यूज किया गया है आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो होंगे नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कस द रोल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्था मिशन इन द नॉवल कि इस ये जो वुमेन है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको बर्था मिशन जो है जेन एरे के में नॉवल में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है और बहुत ही येट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी इसका बहुत ज्यादा रोल है शी इज मिस्टर रॉचेस्टर्स फर्स्ट वाइफ केप्ट हिडन इन द एटिक ड्यू टू हर मेंटल इलनेस उसकी मेंटल इलनेस की वजह से उसको वहां पे लॉक किया गया है जो कि मिस्टर रॉचेस्टर्स की फर्स्ट वाइफ होती है ठीक है और बर्था मिशन जो है यहाँ पे सिंबलाइजेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोसाइटल ऑपरेशन स्पेशली फॉर वुमेन कि वुमेन्स के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है भले ही वो इलनेस है मेंटली बट उसको ऐसे रूम में बंद कर देना ये कहाँ की अच्छी बात है ठीक है तो हर प्रेजेंस एड्स अ गॉथिक एंड मिस्टीरियस एलिमेंट्स टू द स्टोरी एक गॉथिक और एक तरीके का मिस्टीरियस एलिमेंट यहाँ पे ऐड करता है इसका जो रोल है ठीक है बर्था मिशन का ठीक है सो बर्था इज अ विक्टिम ऑफ हर टाइम उसके अपने टाइम की एक विक्टिम है ये जो ट्रैप्ड इन अ मैरिज दैट रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उसमें सोसाइटियन नॉर्म्स को लेकर वहां पे कितनी सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट की गई थी इन सारे नॉर्म्स के टुवर्ड्स जो बर्था मेसन है एक तरीके की विक्टिम की तरह काम कर रही है यहाँ पे ठीक है So, in the narrative, Bertha is largely voiceless, and her characterization raises questions about justice and empathy. जो भले ही बर्था मेजन जो है यहाँ पे पूरे नॉवल में क्वाइट होती है, उसका मतलब वो वॉइसलेस होती है, उसकी खुद की कोई आवाज नहीं है. अगर वो कुछ बोलती है तो कोई उसका कोई सुनता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है जस्टिस और एम्पैथी को दिखाती है टुवर्ड्स बर्था. ठीक है, सो एज द नॉवल प्रोग्रेसेस, रीडर्स मे रिसीव्स बर्था एज अ ट्रैजिक फिगर, highlighting the need for societal reform and compassion for those marginalized and silenced by societal expectation जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के टुवर्ड्स नहीं जा पाए उनके बिहाफ पे जब उन लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है जिसको हम हिंदी में दरकिनार करना भी बोलते हैं और उनको साइलेंट कर दिया गया है तो ये सारी चीजों के यहाँ पे एक तरीके से विक्टिम की तरह और एक तरीके का जो ट्रैप में फंस गई है अपने मैरिज के उस तरीके की एक विक्टिम की तरह यहाँ पे बर्ता मिशन के रोल को दिखाया गया है इन द नॉवल जेन आयरे ठीक है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्राइब वेरी ब्रीफली योर इम्प्रेशन ऑफ मिस्टर रॉचेस्टर ये मिस्टर रॉचेस्टर जो बर्था मिशन के वाइफ थे सॉरी हस्बैंड थे उनके रोल को लेकर या उनके कैरेक्टर को लेकर आपके ऊपर आपका कैसा इम्प्रेशन रहा है उसको डिस्कस करना है ठीक है
तो मिस्टर रॉचेस्टर जो है इन जेन एयरे नॉवल इज अ कॉम्प्लेक्स एंड enigmatic character initially presented as a brooding and mysterious figure. He is the master of Thornfield Hall. जो Thornfield Hall है बहुत बड़ा, उसका मास्टर कौन है? ये मिस्टर रॉचेस्टर, ठीक है। Where Jane becomes a governess, Rochester's gruff exterior conceals a troubled past, and his interactions with Jane Eyre, Jane reveals a compelling blend of charisma and vulnerability. His wit and sarcasm create a dynamic and intriguing relationship, ठीक है। तो डिस्पाइट दीज फ्लॉज, ये सारी फ्लॉज भले ही रॉचेस्टर के अंदर है, उसके अगेंस्ट अगर हम देखें आगे चल के, तो रॉचेस्टर जो है उसको एज अ पोर्ट्रे किया गया है, बोथ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस सॉरी दोनों ही तरीके से उसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। सो मेकिंग हिम अ मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर, बहुत ही एक तरीके का जिसका ना लाइक बहुत अलग अलग तरीके से रोल रहा है इस पूरे नॉवल में, तो इसको हम इस वजह से इसको मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर भी कह सकते हैं। So his relationship with Jane transcends societal norms, reflecting a genuine emotional connection that challenges the conventional expectation of their time. तो आपको पता होगा कि कैसे जेन को उसने प्रपोज किया था, ठीक है, मिस्टर रॉचेस्टर ने। भले ही बाद में जेन को पता चला कि उसकी पहली वाइफ भी थी, जो कि बर्था मैशन, जिसको वहां पे ऊपर बंद किया गया था लॉक में, ठीक है, थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, तो रॉचेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल एड्स डेप्थ टू हिज कैरेक्टर। जो लेटर पार्ट में उसके अलग चीजें पता चलती है, वो रॉचेस्टर को लेकर बहुत ही डेप्थ में उसके कैरेक्टर के बारे में बताती है, ठीक है, एंड साथ ही साथ एम्फेसाइज करती है थीम ऑफ रिडम्पशन एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। द चैलेंजेस ही फेसेस एंड द consequences of his past action contributes to the complexity of his portrayal। जो भी चीजें वो फेस करता है, जो भी चीजें वो करता है ना, वो सारी चीजें वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाती है रॉचेस्टर के, ठीक है। So, overall, Rochester is a character who undergoes significant development, and his interaction with Jane remains central to the novel's exploration of love, morality, and the human condition। कि किस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके कैरेक्टर में ना आपको इंप्रेशन में दिखेगा कि इसके पास लव, मोरालिटी और ह्यूमन कंडीशन, तीनों ही चीजें आपको रोचेस्टर के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी। बिकॉज अब जब आप लव की बात करते हैं तो जेन आयरे से कैसे उसने उसको प्रपोज वगैरह किया, ठीक है, और फर्स्ट मैरिज हुई उसकी, तो कैसे उसने अपनी वाइफ को जो है थर्ड फ्लोर पे बोला कि वो मेंटली इल है, मेंटली बीमार है, ये बोलकर उसको थर्ड फ्लोर पे लॉक किया हुआ था। ठीक है, तो ये ह्यूमन के कंडीशन को दिखा रहा है यहाँ पे, मोरालिटी को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मिस्टर रॉचेस्टर का जो कैरेक्टर है, ये उसका इंप्रेशन किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे कैसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि हम यहाँ पे जितने भी आंसर्स देख रहे हैं ना, आपको एज इट इज एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बट इसके अगर आप एज़ इट इज़ लिखना चाहते हैं, तो इसके साथ मैं एक आपको टिप देना चाहूँगी कि आपको स्टार्टिंग में अगर जेन आयरे से पूछा गया है, ठीक है? जिस भी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस चैप्टर से आपको फर्स्टली उस ऑथर के बारे में थोड़ा-सा बताना है, जिसने भी वो लिखा है, ठीक है? और फिर उसके बारे में उस जो नॉवल है या पोएम है या स्टोरी जो भी है, उसका थोड़ा-सा समरी लिखनी है आपको, मिनिमम 50 टू 40 वर्ड्स, राइट? बिकॉज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत लंबे-लंबे आंसर लिखने होते हैं, ठीक है? तो 50 टू 40 वर्ड्स आपने ऑथर के बारे में बता दिया, फिर हाइलाइट करके नॉवल की समरी, ये हाइलाइट करके फिर आपने समरी बता दी, ठीक है? फिर मेन आंसर करके आपने मेन आंसर लिख दिया, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे ये जो ओवरऑल वाली चीज़ है, इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो थोड़ा अच्छा दिखेगा और बड़ा दिखेगा, तो जिससे क्या होगा, आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको अपने आंसर्स जो होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नॉवेल जेन आयर। तो जेन एरे जो नॉवल है, इसकी एंडिंग किस तरीके से हुई है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो द एंडिंग ऑफ जेन एरे बाय शार्लेट ब्रॉन्टो इज अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग रिजोल्यूशन टू जेन्स टिम्यूलियस जर्नी, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा
उतार-चढ़ाव भरी जो जर्नी रही है जेन आर्य की, उस चीज़ को दिखाता है यहाँ पे कि कैसे लास्ट में एक जो है हैप्पी और सैटिस्फाइंग एंडिंग होती है इस नॉवल की, ठीक है? शी डिस्कवर्स दैट मिस्टर रॉचेस्टर्स हर लव इंटरेस्ट हैज़ लॉस्ट हिज आईसाइट्स एंड वन हैंड ड्यू टू अ ट्रेजिक इवेंट, जो ट्रेजिक इवेंट हुआ, वो ठीक है? उसका आईसाइट एंड वन हैंड, उसका कैसे उसका जो उसका आईसाइट था वो चला गया और उसका एक हाथ भी चला गया एक ट्रेजिक इवेंट की वजह से मिस्टर रॉचेस्टर्स का। ठीक है, सो देयर रीयूनियन इज मार्क्ड बाय फॉरगिवनेस, रिडेम्पशन एंड अ डीप इमोशनल कनेक्शन। यहाँ पे ये चीजें एंड में क्या होता है, कनेक्शन होता है दोनों का, लाइक रीयूनियन हो जाता है दोनों का। तो ये चीज क्या यहाँ पे दिखा रही है, फॉरगिवनेस दिखा रही है, रिडेम्पशन देखिए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो जेन आर्य मना कर देती है, वो उस प्रपोजल को डिसएग्री कर देती है, मानती नहीं है, ठीक है उसको। अ, ठीक है, तो इस तरीके से होता है लास्ट में, फिर ये सारी चीजें जब कनेक्शन होता है, रियूनियन होता है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन और इमोशनल कनेक्शन को ही यहाँ पे पोर्ट्रेट कर रहा है और लास्ट में एंडिंग सेटिस्फाइंग होती है। इम्पोर्टेंटली द एंडिंग एम्फेसाइजेस थीम ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन जेन एंड मिस्टर रॉचेस्टर, कि कैसे इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप में दिखाया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है और इक्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थीम यहाँ पे एंडिंग में दिखाती है। साथ ही साथ ये जो जेन है वो फॉर्च्यून को इनहेरिट करती है विच इंश्योर्स देयर फाइनेंशियल इक्वालिटी, ठीक है, eliminating a power imbalance that exceeded earlier in the story, जो स्टार्टिंग में जेन आर्या के साथ होता है, उसको रेड रूम में बंद कर देती है उसकी आंट, ये सारी चीजों के उतार चढ़ाव होने के बाद भी सॉरी, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होती हैं, एंडिंग अच्छी हो जाती है। दिस इक्वालिटी इन देयर सर्कमस्टांसेस अंडरस्कोर्स, जो अलग बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करती थी जेन आयर, वो आगे चलकर इक्वली हो जाती है फाइनेंशियली भी, ठीक है? तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो उनके सर्कमस्टांसेस को दिखाती है। दैट द आइडिया दैट ट्रू लव इज़ बिल्ट ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, जो कोई भी ट्रू लव होगा, कोई भी ट्रू रिलेशनशिप होगा, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट्स के थ्रू ही, रादर दैन एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो उसके बावजूद म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के बिहाफ पे ही कोई भी ट्रू लव जो है सक्सेस कर सकता है, ठीक है? सो द concluding chapter also depicts Jane's journey to her childhood home, where she discovers family ties she was unaware of, further solidifying her sense of identity and belonging, ठीक है, जो अपने आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉलिडिफाइंग होती है, ठीक है? सो अल्टीमेटली द एंडिंग ऑफ जेन एरे इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ लव, पर्सनल ग्रोथ। आपने देखा यहाँ पे लास्ट में एंडिंग रियूनियन होता है दोनों का और पर्सनल ग्रोथ भी होती है जेन एरे की, ठीक है? एंड द ट्रम्प ऑफ मोरल इंटीग्रिटी, ऑफरिंग रीडर्स अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड फुलफिलमेंट आफ्टर द challenges जेन फेसेस थ्रू आउट द नॉवल। जो भी चैलेंजेस फेस करा जेन ने, वो एट द एंड सब कुछ चीजें ठीक होती हैं, तो ये रीडर्स को यहाँ पे सेंस ऑफ क्लोजर दिखाती है यहाँ पे, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एंडिंग होती है इस नॉवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस जेन एरे एज अ कमिंग ऑफ एज नॉवल, अ बिल्डिंग्स मैन, ठीक है, बिल्डिंग्स मैन। तो ये वाला जो नॉवल है इसको एज अ बिल्डिंग्स मैन नॉवल, एज ऑफ बिल्डिंग्स मैन क्यों कहा गया है, ये सारी चीजें इस बिहाफ पे हमें इस नॉवल को डिस्कस करना है। तो यस, इस नॉवल को एज़ बिल्डिंग्स रोमैन कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज़ जो क्लासिक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, बिकॉज़ क्योंकि ये जो नॉवल है ना, ट्रेस करता है कि प्रोटैगनिस्ट के मोरल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू आउट द नॉवल। आपने देखा जेन का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल तरीके से हो या फाइनेंशियली तरीके से हो, ठीक है? सो द सॉरी So the narrative follows Jane from her tumultuous childhood at Gateshead of her experience at Lowood School। जब आप देखेंगे उसके चाइल्डहुड में गेटशेड के पास, फिर आगे चलकर उसके लोवुड स्कूल में, फिर थ्रॉनफील्ड हॉल में, कि कैसे उसने थर्ड फ्लोर पे उस वुमेन को देखा एंड फाइनली उसने खुद को डिस्कवर किया और उसके अंदर मेच्योरिटी आई। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है, ठीक है? सो थ्रू आउट द नॉवल रीडर्स विटनेस जेन्स इवॉल्विंग सेंस ऑफ सेल्फ, her quest for independence, and her moral growth. The challenges she faces, including societal expectation, love, personal hardship, contribute to her transformation into a resilient and प्रिंसिपल्ड इंडिविजुअल, की जो इंडिविजुअल उसका जो जेन है उसके उतार चढ़ाव के बाद भी उसका एट द एंड कितने अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, वो फाइनेंशियली मेच्योर भी हो जाती है, फाइनेंशियली भी
इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, हर एस्पेक्ट में उसका डेवलपमेंट होता है, जितने भी उतार-चढ़ाव देखे होते हैं उसने, है ना? तो कुछ इस तरीके से कुछ इन पॉइंट्स को बताकर आप बता सकते हैं कि येस, एज़ द एज नॉवल अ, बिल्डिंग्स फ्रॉम मैन इसको डिस्कस किया जा सकता है। सो द एस्पेक्ट ऑफ जेन एयर इज़ एविडेंट इन द नॉवेल्स फोकस ऑन जेन्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस ऑन हर आइडेंटिटी एंड वर्ल्ड व्यू, कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी के टुवर्ड्स और वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे विकसित करती है वो अपने आप में। ये सारी चीजें इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं इस नॉवल को, ठीक है? तो इस पूरे क्वेश्चंस को हमने जितने भी देखे, आई होप कि आपको सारे क्लियर होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले समरी को अच्छे से पढ़कर आते हैं या नॉवल को पढ़कर आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड होंगे बहुत ज़्यादा। और इस वीडियो को पॉज़ करके आप लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें, जिससे भी आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।